29 नवंबर 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के सांता क्रूज स्थित निवास स्थान पर शुक्रवार को ईडी की रेड पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक ये रेड सुबह 6 बजे से चल रही है। इसी मामले में पहले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति के आवास स्थित अन्य लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसी 15 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर बिटकॉइन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिसके चलते ईडी ने इस मामले की जांच की है। इसके बाद 3 अक्टूबर को ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जुहू के बंगले और पुणे के फार्म हाउस को खाली करने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ राज कुंद्रा ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। यह धमकी फोन करके दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर धमकी भरा फोन आया था। फोन करने वाले शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी भरे कॉल के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और मामले की जांच कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फोन करने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पूरा प्लान बन चुका है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले में जांच उन्हें शुरू कर दी और आरोपी की तलाश की जा रही है। सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक महिला एसपीजी कमांडो की फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उसके मुताबिक एसपीजी में महिलाएं कोई पहली बार नहीं आई। एसपीजी में महिलाओं को पहले से ही सुरक्षा में रखा जाता है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में एसपीजी में महिलाओं को एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए रखा जाता था। यह तस्वीर जो वायरल हो रही है, इसके बारे में जानकारी मिली है कि यह पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर है। पार्लियामेंट में एसपीजी की महिलाओं को तैनात किया जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले एक मुकदमे को लेकर राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। अजमेर शरीफ विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत कहते हैं कि जहां शांति है वहां अशांति फैलाने से विकास नहीं होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सदन में एक कानून पारित किया गया था कि विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल जिनका निर्माण 15 अगस्त 1947 तक किया गया है, उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है, कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये सभी लोग ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि सत्ता में रहने वाली सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष का साथ दे और विपक्ष के विचारों का सम्मान करे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस को देश में भेदभाव को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। देश भर से लोग अजमेर दरगाह पर प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी समेत जितने प्रधानमंत्री देश में हुए, सभी अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। देश विदेश के लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। बीजेपी से जुड़े लोग अदालत में जाकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि जहां शांति है वहां अशांति फैलाने से विकास नहीं होगा। पीएम मोदी आज से अपने 3 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाने वाले हैं। यहाँ वह एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ओडिशा में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बता दें कि भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह और अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना ने बुधवार 27 नवंबर को आईएनएस अधिराज से K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मिसाइल टेस्ट के नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। नतीजों का विश्लेषण पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी, सेना के प्रमुख अधिकारी और सरकार में शामिल प्रमुख नेताओं को टेस्ट के नतीजे के बारे में बताएंगे। भारत इससे पहले जमीन से वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण कर चुका है। ऐसे में यह परीक्षण हमले की दूसरी लाइन की तैयारी करने के लिए अहम है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा करने के लिए एकनाथ शिंदे दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे। सूत्रों के अनुसार फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार गठन में कोई समस्या नहीं होगी, सब सकारात्मक चर्चा होगी। लाडली बहनों का लाडला भाई दिल्ली पहुंच चुका है, जो बैठक में तय होगा आपको बता देंगे। मैंने पहले भी कल बताया था कि मेरे लिए लाडला भाई यही सबसे बड़ा पद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यूरोप के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। बता दें कि सीएम मोहन यादव का यह दौरा मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित है। प्रवासी भारतीयों से बातचीत से पहले सीएम मोहन यादव ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्य प्रदेश में निवेश करें। राज्य सरकार हर तरह से सहयोग करेगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, भारतीय झंडे में बीच में एक चक्र बना होता है। इस चक्र की विशेषता क्या है, ये कहां से आया, इसमें 24 तीलियां ही क्यों है, इसका कोई तो कारण होगा। अगर ये सवाल नहीं होता तो आपका ध्यान नहीं जाता। हमको चक्र से निकलकर अशोक चिन्ह पर भी जाना होगा। मोहन यादव ने कहा कि अशोक चिन्ह को जब आप देखेंगे तो उसमें चक्र भी दिखेगा और पशु भी दिखेगा। इसके पीछे एक और बात है कि हमारे यहाँ हमारी प्रकृति में समानता का अवसर दे रहे हैं। परमात्मा ने जो हमें दिया है उसमें आत्म अनुशासन बहुत काम आता है, ऐसा कहना था मोहन यादव का। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा गठित लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली उनकी याचिका पर उनके हक में फैसला देगा। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के बागी तेवर अपनाए जाने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद केंद्रीय मंत्री के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से मान्यता दी गई। चिराग ने आज दावा किया कि लोजपा का नाम, उसका चुनाव चिन्ह बंगला बहुत जल्द उनको मिलेगा। पशुपति पारस को लेकर चिराग ने कहा कि वह परिवार में बड़े थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनको परिवार से अलग किया, अब शायद संभव नहीं कि वे लोग कभी एक हो सकते हैं। जिले में रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हो गई। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने मस्जिद के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि संभल शहर में जनजीवन पटरी पर आ रहा है। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद के नेतृत्व में पुलिस दल ने व्यस्त बाजारों में फ्लैग मार्च किया। वहीं एसएसपी ने बताया कि इलाके में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और सामान्य है। जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज के संबंध में स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। देश में फर्जी बम की धमकियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी हवाई यात्रा के दौरान बम की धमकी मिलती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने संसद में जो आंकड़ा बताया है वह बेहद चौंकाने वाला है। सरकार ने बताया कि बीते 2 सालों में 1100 से ज्यादा फर्जी बम की धमकियां मिली। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ने 28 नवंबर को लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2022 से 14 नवंबर 2024 तक कुल 1148 फर्जी बम की धमकियां मिली। ये धमकियां कॉल और मैसेज द्वारा की गई। अकेले साल 2024 में ही 11 महीने के अंदर 999 बम की धमकियां मिली हैं। इन धमकियों की वजह से हवाई उड़ान भरने में परेशानी हो रही है और यात्रियों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बार धमकी आने के बाद पूरी जांच होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिससे एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पुनः दिलाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एनसीपी कार्यालय में आयोजित एक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए अजित पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि महायुति एकजुट है और जल्द ही सरकार बनाएगी। पवार ने कहा कि
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महायुति के नेताओं ने पहली बार गुरुवार शाम को बैठक की। उन्होंने कहा, हम एकजुट हैं, कोई मतभेद नहीं है। पवार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव न जीत पाने के बाद ईवीएम मशीन को दोष दे रहा है। पवार ने कहा, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वे ईवीएम को दोष दे रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें अनुकूल परिणाम नहीं मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।